स्टूडेंट्स, आज हम एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इम्पॉर्टेंट थिंकर की बात करेंगे जिनका नाम है हेनरी फेयोल। ये हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में तो नहीं दिए गए हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। तो एक्स्ट्रा टॉपिक है, हेनरी फेयोल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं। ये 14 प्रिंसिपल है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। इनमें से जो फर्स्ट प्रिंसिपल है उसे कहते हैं डिवीज़न ऑफ वर्क। मतलब हेनरी फेयोल समझाता है कि एड़े गेड़े को किसी को भी आप कोई भी काम नहीं दे सकते हो, काम को बांटना चाहिए। जो एक्सपर्ट है उसको, जो स्पेशलाइज्ड है उसको वो काम दो। तो काम का बंटवारा किया जाए उसके एक्सपर्टनेस के बेसिस पे, स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे। ये फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया, डिवीज़न ऑफ वर्क। इसके बाद आप देखना, अथॉरिटी की बात की गई है। कोई भी अथॉरिटी, अगर आप टीचर बन रहे हो, प्रोफेसर बन रहे हो, या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट में मैनेजर बन रहे हो, एचआर बन रहे हो, आप कोई भी अथॉरिटी लेते हो, किसी भी अथॉरिटी पे पहुंचते हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है। एक कॉमन सी बात है, आपको कोई भी स्टेटस दिया गया है, पोजीशन दी गई है, तो आप उस जगह पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाओगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही बढ़ती जाती है। ठीक है, तो अथॉरिटी के साथ हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ऐसा नहीं है कि आपकी सैलरी बढ़ जाए, आपकी पोस्ट बढ़ जाए, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना रहे, जिम्मेदारी घट जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। ये सेकंड प्रिंसिपल है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड, डिसिप्लिन की बात की गई है। डिसिप्लिन, जो कि आप समझते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन का होना ज़रूरी है। अगर कोई भी किसी भी टाइम आ रहा है तो काम कैसे होगा, मैनेजमेंट कैसे होगा, है ना। तो डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। फोर्थ, यूनिटी ऑफ कमांड। आप कंफ्यूज्ड नहीं रह सकते अपनी संस्था के अंदर। मतलब कोई कहीं से ऑर्डर आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, ऐसे में जो एम्प्लॉय है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं किसका ऑर्डर सुनूं, क्योंकि दोनों ही बॉस हैं, किसका ऑर्डर मुझे फॉलो करना चाहिए। तो यूनिटी ऑफ कमांड, एक ही तरफ से ऑर्डर आना चाहिए, कमांड एक ही से होनी चाहिए। इससे कन्फ्यूज़न भी नहीं होगी और काम भी ढंग से होगा। अगर मेरे ऊपर जो टीचर हैं वो कहते हैं कि आपको ये करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ मेरे को दूसरे अपार्टमेंट के प्रोफेसर है वो कहते हैं नहीं आपको ये करना चाहिए। अब दोनों के बीच, दोनों ही बॉसेस की पोजीशन पे है, मान लो वो दोनों ही बॉसेस हैं, दोनों ही अपने अपने ओपिनियन दे रहे कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन उन दोनों के विचारों में थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अब मेरे लिए तो कन्फ्यूज़न ये हो गई, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मैं तो उनके यहाँ काम कर रही हूँ, अब मैं क्या करूँ। अगर मैं उसकी सुनूंगी, दूसरे प्रोफेसर की सुनूंगी, तो टीचर नाराज़ हो जाएगा। इस तरीके से यूनिटी ऑफ कमांड होना ज़रूरी है, वरना काम ढंग से नहीं हो सकता। हमेशा एक एम्प्लॉय के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए, एक से ज़्यादा बॉस नहीं चलेंगे, ये वो कहना चाहता है। एक व्यक्ति के ऊपर एक एम्प्लॉय के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड। फिर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ऑफ कोर्स आपके पास काम की डायरेक्शन होनी चाहिए, काम जो आपको सौंप रहा है, क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर मुझे कोई काम मिला है तो मेरा काम जो होगा वो मुझे करना होगा। ऐसा नहीं है मैं अपना काम किसी को सौंप कर चली गई। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, आपको टॉप से ऑर्डर मिलता है जिसको आपको फॉलो करना होता है और आप उस डायरेक्शन में ही काम करोगे। ऐसा नहीं है पहले ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो करूँगा, फिर उसके बाद वो करूँगा। एक डायरेक्शन होती है, उस डायरेक्शन के हिसाब से चलो। टॉप से बॉटम की डायरेक्शन होती है, ऊपर से ऑर्डर आएगा, आपको फॉलो करना होगा और आपको बताया जाएगा कि आपको क्या काम करना है। ठीक है, तो ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो गया। जैसे किसी भी काम के लिए 100 प्लान्स नहीं बनाए जा सकते, ऐसे काम कैसे होगा ना, खुद सोचो। एक क्लियर कंक्रीट एक प्लान दे दो, उसके हिसाब से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मैं उसी डायरेक्शन में काम करूँगी। टॉप से बॉटम पे ऑर्डर आया और मैं उसी डायरेक्शन पे काम करूँगी। आई होप डिवीज़न ऑफ वर्क, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिश्ता, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड जिसमें हम एक ही बंदे से कमांड लेंगे, एक एम्प्लॉय पे एक ही बॉस हो सकता है, यूनिटी ऑफ कमांड। उसके बाद यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कि मुझे प्लान दो कि क्या करना है, मैं उसी एक डायरेक्शन में चलकर काम करूँगी। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो गया। अब तक 5 प्रिंसिपल्स हो चुके हैं, अब हम 6th की बात करेंगे। 6th है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। वही है कि आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या है। जैसे कि मेरा हो सकता है कि यार मेरी तबीयत ख़राब है, नहीं, जैसे कि मेरा हो सकता है कि यार मेरा आज ये काम करने का मन नहीं है, मेरा मन है कि मैं
कुछ और काम कर लूँ, या आपका मन है कि यार मेरा पॉल साइंस पढ़ने का मन नहीं है, मेरा मन है कि मैं पॉल साइंस के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लूँ। अब हम दोनों के बीच में थोड़े इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, है ना। तो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, मेरी क्या इच्छा है, आपकी क्या इच्छा है, उन सबको छोड़ के जो हमारी संस्था के लिए अच्छा है हमें वो फैसला करना होगा। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, मेरा क्या मन है, मुझे वो मन त्यागना होगा। आपका क्या मन है पढ़ने का, वो आपको त्यागना होगा। जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है वो पढ़ना होगा। आप अपनी इच्छा छोड़कर जनरल इंटरेस्ट के बारे में सोचो, कंपटीशन के बारे में सोचो। आप इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ख़त्म करो। इसके बाद आता है रेम्यूनरेशन, मीन्स आपके पैसे। फिर इसके बाद आप देखोगे कि रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल, इसका मतलब होता है सैलरी। देखो जो डिज़र्विंग है ना उसको उतनी सैलरी मिलनी चाहिए। अगर उसको उतनी सैलरी नहीं मिल रही है जितना वो डिज़र्व करता है तो फिर वो संतुष्ट नहीं रहेगा ना उस संस्था में। तो ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी अच्छी होनी चाहिए जो जितना डिज़र्व करता है। कई जगह पर देखा जाता है कि प्राइवेट कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर को इतना अच्छा अमाउंट नहीं मिलता है, तो इस वजह से काम पे इफेक्ट पड़ता है। वो बच्चों को पढ़ाने में थोड़ी ढीले रहते हैं, ठीक है। और तो ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, तभी काम अच्छे से हो पाएगा। फिर होता है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मीन्स टाइटनेस। किसी भी संस्था के अंदर थोड़ा सा सेंट्रल कंट्रोल होना ज़रूरी होता है अथॉरिटी का, तभी वो संस्था ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चल पाएगी। फिर आती है स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब होता है हायरार्की फॉलो करना। कोई भी सीधा नीचे से ऊपर जंप नहीं करेगा, एक चेन होगी जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि आप नोटिस करना, आप ऑफिस देखा होगा आपने, एक बहुत फेमस शो आता था ऑफिस, जिसमें वो कहते थे आप इस फाइल को लेके उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, फिर वहाँ जाओ। एक चेन होती है, मतलब बॉस से पियोन तक का पूरा रिश्ता, बॉस से फिर एम्प्लॉय, फिर स्टाफ, ऐसे एक चेन फॉलो करना। काम जो होता है ना एक चेन में चलना चाहिए, स्केलर चेन, हायरार्की फॉलो करके काम करना चाहिए। आई होप समझ आया होगा। चेन देखो बचपन में चैन भी खेलते थे, याद करो ना। स्केलर चेन नहीं तोड़नी है आपको, अपनी चेन में चलो। काम जो भी होगा चेन से जाएगा, पहले नीचे से फाइल पहुंचेगी ऊपर, फिर ऊपर से और ऊपर, इस तरीके से बॉस तक बात पहुंचाई जाती है, ठीक है। फिर आता है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब जो भी ऑर्डर हो ऑर्गेनाइज वे में अच्छे से हो, सही से समझाया जाए किसको क्या काम करना है, तो ही ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चलेगा। फिर इक्विटी का मतलब है बिना भेदभाव के सबके साथ बराबर ट्रीटमेंट। जैसे कि कई संस्था या कॉलेजेस या स्कूल में आप देखोगे कि कई बच्चे ना टीचर्स के फेवरेट हो जाते हैं, उनको फेवर करते हैं, उनको ना डील दे देते हैं, नंबर भी ज़्यादा देते हैं, तो थोड़ा बायसनेस देखने को मिलता है। किसी भी संस्था में इक्विटी होनी ज़रूरी है, मतलब बराबरी होनी ज़रूरी है, कोई फेवरेटिज़म नहीं चलेगा, ठीक है। इसके बाद आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर की, जो भी आपका टेन्योर है, टर्म है, वो स्टेबल होना चाहिए। अब कल को मैं एक जगह पे रोज़ जॉब पे जा रही हूँ और कल को ऐसा हुआ कि मुझे जॉब से निकाल दिया गया। सुबह मैं पहुंची और मुझे बोला गया आपको जॉब से निकाल दिया गया, तो मुझे कैसा लगेगा, खुद सोचो ना। वर्कर में डर नहीं होना चाहिए कि भाई मैं आज जाऊंगा पता नहीं काम पे रखेंगे नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको टर्म दिया जाता है, जैसे आजकल क्या होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं 6 महीने 1 साल, जिससे आपको पता होता है इतने टाइम तो कोई मुझे निकाल ही नहीं सकता चाहे कुछ भी हो जाए, तो एक टर्म होता है। टेन्योर की स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है किसी भी जॉब में। उसके बाद इनिशिएटिव का मतलब होता है हर टाइम मैनेजर ना बताए कि भाई तू ये कर ले तू वो कर ले, अपने हाथ पैर ऐसे बांध के नहीं रखने हैं, काम करना है, रोज़ आना है काम की जगह पर और काम करना है। हर वक्त कोई आपके सिर पर आकर बताए ये ज़रूरी नहीं होता ना। आपको अपनी संस्था के लिए इनिशिएटिव लेना है, काम करना है, उसके इंटरेस्ट का ध्यान रखना है। इसके बाद आता है एस्पिरेट दी कोप्स। इसका मतलब होता है कि एकता। काम की जगह पे ना हम लोगों को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए, हारमनी में रहना चाहिए, पीसफुली रहना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, यूनिटी दिखानी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपके पूरे के पूरे 14 प्रिंसिपल्स बाय हेनरी फेयोल, जो कि इम्पॉर्टेंट है।
यहाँ पर आप देखोगे ऑप्शन में आ सकता है कि कौन सा उसके 14 प्रिंसिपल्स का पार्ट है और कौन सा नहीं है। एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा और एक बनेगा कि ये एस्पिरेट डी कोप्स, इसका मतलब क्या होता है। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होती है, यूनिटी ऑफ कमांड एंड एस्पिरेट डी कोप्स, ये दोनों ही, और एक स्केलर चेन। ये 3 क्वेश्चन बनने लायक है और बाकी ये तो बनेगा ही कि 14 प्रिंसिपल में से कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ये ख़त्म होता है। ये फेयोल का था और फेयोल से ही इंस्पायर होके गलिक ने पोस्ट कॉर्ब दिया है। आपको पोस्ट कॉर्ब की फुल फॉर्म पता है या नहीं बताना। अगली शॉट जो होगा हमारा वो गलिक के पोस्ट कॉर्ब पे ही आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज़ फॉलो सब्सक्राइब कर लो अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, या इस बार अगर आप यूपी पीजीटी, हरियाणा पीजीटी या फिर DSSB दिल्ली में पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं। सो प्लीज़ फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।